हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य और गद्य काव्य के ऊपर, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। आमतौर पर आप जब देखते हैं हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो आपको लगभग सभी कालखंडों में महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य और गद्य काव्य जैसे शब्दों से बार-बार टकराना पड़ता है। बार-बार ये शब्द आपके सामने गुजरते हैं और आपके दिमाग में प्रश्न बनता है, फिर आप आगे बढ़कर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि महाकाव्य का क्या अर्थ है, इसका लक्षण क्या होता है और इसकी विशेषताएँ क्या हैं। इसी तरीके से हम खंड काव्य पर बात करेंगे, मुक्तक काव्य पर बात करेंगे और गद्य काव्य पर बात करेंगे। गद्य काव्य के अंतर्गत भी 2 तरीके की अ, विधाएँ आती हैं, कथा और आख्यायिका। तो अब आपके मन में थोड़ी-सी उत्सुकता ज़रूर होगी होगी कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही रुचिकर और लाभदायक होने वाला है। तो अगर कोई काम आप कर रहे हो, तो उस काम को कंप्लीट करने के बाद समय निकालकर ज़रूर इस लेक्चर्स को एक बैठक में देखने का प्रयास कीजिए, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलते हैं हम देखते हैं, बात करते हैं कि महाकाव्य क्या है? इस लेक्चर को आप काव्य का भेद नामक लेक्चर से जोड़कर भी देख सकते हैं, क्योंकि उसी की ये अगली कड़ी के रूप में है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने काव्य के 2 प्रकार किए हैं, दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्य में रूपक को रखा जाता है और श्रव्य काव्य में प्रबंध एवं मुक्तक आते हैं। प्रबंध के भी 2 प्रकार हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि साहित्य दर्पण, ये भी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो आचार्य विश्वनाथ की है और आचार्य विश्वनाथ ने ही काव्य के 2 भेद किए हैं। ये भी हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि काव्य के 2 भेद दृश्य और श्रव्य किसने किया है? तो यहाँ पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि विश्वनाथ ने किया था। दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक की चर्चा की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूपकों की संख्या कुल 10 है, इसीलिए एक रचना है 10 रूपक। आप कमेंट्स कर कर बताएंगे कि 10 रूपक के रचनाकार कौन है। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक है और इसमें इसके भाग 10 हैं, तो वो भी आ जाएंगे। जबकि श्रव्य काव्य में प्रबंध और मुक्तक आते हैं। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो प्रबंध और मुक्तक का जिक्र बार बार होता है। जैसे रामचरितमानस पढ़ेंगे, पद्मावत पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रबंध की चर्चा की जाती है। लेकिन जब आप रीतिकाल पढ़ेंगे तो वहां पर मुक्तक की चर्चा की जाती है। प्रबंध के भी 2 प्रकार हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, जिसको कि हम आगे देखेंगे। भारतीय आचार्यों के अनुसार गद्य एवं पद्य काव्य के अनेक प्रकार हैं, जैसा कि हमने चर्चा किया। उसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक, कथा, आख्यायिका और रूपक। प्रबंध काव्य क्या है, यहां से आपको ध्यान में रखना है। प्रबंध काव्य जीवन की समग्रता एवं लघुता के चित्रण के कारण महाकाव्य तथा खंड काव्य के रूप में विभाजित है। यानी कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य आता है और खंड काव्य भी आता है। बस अंतर यह है कि जो महाकाव्य है वो जीवन की समग्रता को विस्तृत रूप में कवर करता है और जो खंड काव्य है वो उसको एक उसका पक्ष, एक जीवन का कोई एक पक्ष चित्रित करता है। तो प्रबंध काव्य मुख्य तौर पर किसी भी काव्य के विषय वस्तु को समग्रता से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है और वो 2 तरीके से है, महाकाव्य और खंड काव्य के रूप में। आगे चीजें और क्लियर होंगी। महाकाव्य पर बात करते हैं। संस्कृत काव्याचार्यों में भामह, दंडी, रुद्रट, कुंतक, अग्निपुराणकार तथा विश्वनाथ ने महाकाव्य के स्वरूप का मीमांसन किया है, यानी कि समीक्षा किया है, जिनमें विश्वनाथ की परिभाषा अत्यंत लोकप्रिय है। अब परीक्षाओं में जाएंगे तो महाकाव्य से संबंधित आचार्य विश्वनाथ की एक संस्कृत में परिभाषा पूछ ली जाती है, जिसका कि जिक्र हम आगे करेंगे। बताया गया कि महाकाव्य पर विचार भामा ने किया, दंडी ने किया, रुद्रट ने किया, कुंतक ने किया, यहाँ तक कि अग्नि पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है और आचार्य विश्वनाथ ने किया। लेकिन इन सबके बीच में जो आचार्य विश्वनाथ द्वारा दी गई परिभाषा है वो ज्यादा लोकप्रिय रही है। महाकाव्य का सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध लक्षण भामा का है। सबसे पहले महाकाव्य पर विचार करने का प्रयास भामा ने किया
जिन्होंने बंध, आकार, नायक, अभिव्यंजना, वर्ण विषय, रचना विधान, औचित्य एवं आस्वाद्यता की दृष्टि से उसका स्वरूप निर्धारण किया है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्दों को आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में पाश्चात्य काव्यशास्त्र के एक खास विचारक लोनजाइनस का जरूर चेहरा याद आ रहा होगा, क्योंकि लोनजाइनस ने भी अध्ययन करते समय काव्य के 5 उदात्त तत्व उन्होंने माना है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि रचना विधान, औचित्य, ठीक है, गरिमा, इन सारी चीजों का उन्होंने उल्लेख किया है। तो महाकाव्य पर सबसे पहले अगर किसी ने विचार किया तो भामा ने किया। ये हो सकता है सवाल आ जाए तो आपका आंसर यहाँ पर भामा होना चाहिए। और सबसे लोकप्रिय परिभाषा दिया था विश्वनाथ ने, ठीक है। भामा के अनुसार महाकाव्य सर्गबद्ध और महान चरित्रों से संबद्ध हो, उसका आकार बड़ा हो और वह ग्राम्य शब्दों से रहित, अर्थ सौष्ठव संपन्न, अलंकार युक्त, ठीक है, सत्पुरुषाश्रित हो, वह मंत्रणा, दूत संप्रेषण, अभियान, युद्ध, नायक का अभ्युदय, पंचसंधि समन्वित, अनति व्याख्या एवं रिद्धि पूर्ण। उसमें चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का वर्णन होने पर भी प्राधान्य अर्थ निरूपण का हो तथा लौकिक आचार एवं सभी रसों से युक्त हो। तो आप देख रहे हैं कि आचार्य भामा ने महाकाव्य की परिभाषा देते हुए बताया कि महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए, उसमें महान चरित्रों का भी जिक्र हो, आकार में बड़ा हो, ग्राम्य शब्दों का प्रयोग न हो। इसीलिए आप देखेंगे कि काव्य दोष में एक ग्राम्यत्व दोष आता है, ये वहीं से निकला हुआ है। इसके बाद क्या हो, अर्थ सौष्ठव संपन्न हो, अलंकार से युक्त हो। जैसा कि आप जानते हैं कि भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं, तो इसको वो छोड़ नहीं सकते थे। तत्पुरस्कृत हो, ठीक है। इसके बाद मंत्रणा, दूत संप्रेषण, अभियान, युद्ध, नायक का अभ्युदय, पंच संधि। आप जब भी महाकाव्य पढ़ेंगे तो पंच संधियों का भी वहां पर उल्लेख किया जाता है। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। और बता रहे हैं कि उसमें चतुर्वर्ग, जिसका कि जिक्र हम काव्य भेद के लेक्चर में कर रहे थे, कि चतुर्वर्ग के अंतर्गत क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको दूसरे शब्द में हम कहते हैं पुरुषार्थ। तो इसलिए आपको अब ध्यान में रखना पड़ेगा कि पुरुषार्थ को ही कई बार चतुर्वर्ग भी कहा जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर चतुर्वर्ग पूछ दिया तो आपको लगे कि ये क्या नया सवाल पूछ दिया गया है। ये पुरुषार्थ को ही कहा जाता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भामा ने किन किन चीजों का उल्लेख महाकाव्य में किया है। और देखिए आपका यहाँ पर भामा द्वारा दिया गया एक श्लोक है कि सर्ग बंधो महाकाव्यम महतो च महच्च यत् अग्राम्य शब्दमर्थम च सालंकारम सदाश्रयम मंत्रदूत प्रयाण जिनकायक युदश्च यत् पंचम भी संधिर्भुक्तम नाति व्याख्यायम मृदिभत। तो देखिए ये तो बहुत लंबा चौड़ा श्लोक हो गया, लेकिन ये पहली लाइन जो है परीक्षाओं में आ जाती है कि सर्ग बंधो महाकाव्यम महतो च महच्यत, इसका कथन है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये भामा का है और भामा का जो ग्रंथ है काव्य अलंकार है। तो एक तरीके से इस लेक्चर को देखते समय आपके रिवीजन भी हो रहे होंगे और जो भी तथ्यात्मक अध्ययन आपने किया है वो भी आपके दिमाग में धीरे धीरे आ रहा होगा। बाकी हिंदी व्याकरण को बिल्कुल ध्यान में रखते जाइए, शब्दों को देखिए कि कैसे लिखा गया है, किसमें क्या संधि हो सकती है। आवश्यकता अनुसार मैं पूछ सकता हूँ कि कहाँ पर क्या संधि होगी या फिर बता भी सकता हूँ। तो इस कोटेशन को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, सर्ग बंधो महाकाव्यम महतो च महच्यत। आगे बात करें तो महाकाव्य में नायक का प्रथम वर्णन किया जाए, उसके वंश, बल, ज्ञान आदि का कथन रहे, उसके बाद प्रतिनायक का वर्णन हो और उसका उत्कर्ष प्रदर्शित करने के लिए नायक के वध का वर्णन नहीं किया जाए। यदि नायक को कथा में प्रारंभ से अंत तक न रखना हो या उसका अभ्युदय न दिखाना हो तो उस व्यक्ति को नायक नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर महाकाव्य के अंतर्गत ही नायक की चर्चा की जा रही है कि नायक का सबसे पहले वर्णन किया जाए, उसके वंश के बारे में बताया जाए, उसकी शक्ति के बारे में बताया जाए, उसके ज्ञान के बारे में बताया जाए। इसके बाद जो खलनायक है, यहाँ पर देखिए प्रतिनायक लिखा है तो ये खलनायक की तरफ है कि नायक के बाद खलनायक का जिक्र किया जाए।
उसके उत्कर्ष का जो प्रदर्शन है उसके बारे में किया जाए। और जब भी नायक का वध किया जाए तो उसको हमें दिखाना नहीं है। इसीलिए कई बार आपने महाकाव्यों को पढ़ा होगा, खासतौर से रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, या फिर आपने सीरियल देखे होंगे जो कि इस टाइप से हमारे रामायण महाभारत पर आधारित हैं। तो जब भी नायकों का वध किया जाता है तो उसको दिखाया नहीं जाता है, संकेत रूप में बता दिया जाता है, दर्शक समझ जाते हैं कि वहां पर हत्या हो गई है या फिर वध हो चुका है। तो उसी की तरफ ये संकेत किया जा रहा है। यदि नायक को कथा में प्रारंभ से अंत तक न रखना हो या फिर उसका अभ्युदय न दिखाना हो तो उस व्यक्ति को नायक बनाना ही नहीं चाहिए। ऐसा मानना है ये सब भामा के द्वारा। भामा का लक्षण संक्षिप्त होते हुए भी महाकाव्य की गरिमा के अनुरूप सभी तत्वों से युक्त है। इसमें छंद एवं वर्ण विषय का उल्लेख नहीं किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सारे तत्व भामा के लक्षण में मौजूद हैं, लेकिन छंद और वर्ण विषय का जो उल्लेख है वो उसमें नहीं है। तो खासतौर से छंद को ध्यान में रखिए कि भामा ने छंद को जरूरी नहीं माना है कि कौन सा छंद होना चाहिए। अब और क्लियरिटी के लिए, जैसे आपने पृथ्वीराज रासो पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें छप्पय छंद की क्या है, प्रधानता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने रामचरितमानस पढ़ा है तो उसमें दोहा और चौपाई। लेकिन भामा ने जब महाकाव्य का लक्षण दिया है तो सारे तत्वों को उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने छंद पर बहुत जोर नहीं दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आ जाए सवाल कि महाकाव्य का जिक्र करते हुए, उसकी विशेषताओं पर बातचीत करते हुए भामा ने किस तत्व के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की है, तो वो हो गया छंद को जरूर ध्यान में रखिए। बाकी सारी चीजों पर उन्होंने चर्चा की है। भामा के बाद दंडी ने अपने लक्षण में कुछ नवीन तथ्यों का समावेश किया है। जैसे महाकाव्य के प्रारंभ में आशीर्वाद, नमस्कार एवं वस्तु निर्देश की योजना तथा विरह जन्य प्रेम, विवाह, कुमारोत्पत्ति, विचार विमर्श, राजदूतत्व, अभियान, युद्ध तथा नायक के विजय आदि का उन्होंने समावेश किया। उन्होंने प्रकृति चित्रण एवं सामाजिक विधि विधानों का भी संयोजन किया हुआ है। तो ये एक तरीके से भामा से अलग है। वे नायक के उत्कर्ष के लिए प्रतिनायक के वंश पराक्रम का भी वर्णन आवश्यक मानते हैं। जहां आपने भामा को देखा, उन्होंने केवल प्रतिनायक के उत्कर्ष के बारे में चर्चा किया, लेकिन यहाँ पर दंडी उसके भी वंश और पराक्रम के बारे में वर्णन करना आवश्यक मानते हैं, क्योंकि नायक का वास्तविक उत्कर्ष गुणवान प्रतिपक्षी की ही पराजय में निहित है। इसीलिए आप वर्तमान समय में कई फिल्में देखते होंगे या फिर जो भी सीरीज आती हैं, तो उसमें कई फिल्में जो कि प्रतिनायक के ऊपर निर्भर रहती हैं। वो जितना शक्तिशाली रहता है उसे ये पता चलता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, दंडी बहुत पहले इस बात की चर्चा कर रहा है, जो कि इन लोगों का समय 7वीं 8वीं सदी के आसपास में है। ये आज की बात नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में भी आप इस विचार को देखते होंगे कि कई बार फिल्मों में नायक के अपेक्षा प्रतिनायक ज्यादा शक्तिशाली दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर दंडी कह रहे हैं कि नायक का वास्तविक उत्कर्ष गुणवान प्रतिपक्षी की ही पराजय में निहित है। उन्होंने नायक को चतुर एवं उदात्त होना आवश्यक माना है। दंडी ने महाकाव्य में चतुर्वर्ग का विधान एवं सभी के संयोजन पर भी बल दिया है। यानी कि कुछ भामा के विशेषताओं को भी जोड़ा है और कुछ अपने नवीन तथ्यों का भी समावेश किया है। तो यहाँ पर चतुर्वर्ग जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और बाकी चीजों को ध्यान में रखिए कि दंडी ने क्या क्या अलग माना था। दंडी के बाद रुद्रट ने महाकाव्य के बारे में चर्चा की और उन्होंने इसके कुछ तत्वों के बारे में बात की जो कि पूर्ववर्ती आचार्यों के समान ही है। कुछ इसमें इन्होंने नवीन तथ्यों को जोड़ा है। रुद्रट ने जो नवीन तथ्य जोड़े हैं उसको देख लेते हैं। रुद्रट ने नायक के गुणों का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार किया है। यानी कि नायक के गुण क्या होने चाहिए उस पर विस्तार से बात किया है। उनके अनुसार महाकाव्य का नायक त्रिवर्ग प्राप्ति में संलग्न हो। अब त्रिवर्ग प्राप्ति क्या है? धर्म, अर्थ, काम, इसमें लीन, शक्ति त्रय से संपन्न। अब शक्ति त्रय क्या है? प्रभु शक्ति, प्रभाव शक्ति, मंत्र शक्ति, ठीक है। इसके बाद उत्साह शक्ति, संपूर्ण राज्य का विधिवत पालन करता, प्रजानुरंजक, सर्वगुणोपेत, विजिगीषु और अपने मित्रों के हित के निमित्त धर्म आदि कार्य में संलग्न रहने वाला चाहिए। तो पहले पॉइंट पर
चर्चा करते हुए रुद्रट ने नायक के गुणों पर विचार किया है कि कैसा होना चाहिए। नायक त्रिवर्ग प्राप्ति में संलग्न होना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम। आप देख रहे हैं कि मोक्ष की यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है, तो इसको ध्यान में रखना है। हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए त्रिवर्ग क्या है, तो आपको ये तीनों ध्यान में रखना चाहिए। शक्ति त्रय से संपन्न, प्रभु शक्ति, प्रभाव शक्ति, मंत्र शक्ति। ठीक है, इसके बाद उत्साह शक्ति को जोड़ा गया है। तो फिर इसके बाद संपूर्ण राज्य का विधिवत पालन करता, प्रजानुरंजक, सर्व गुण संपन्न, विजिगीषु, हमेशा जीतने की इच्छा रखने वाला, अपने मित्रों के हित के निमित्त धर्म आदि कार्य में संलग्न रहने वाला, यानी कि मित्रता को भी निभाने वाला नायक होना चाहिए। तो ये हो गया रुद्रट के अनुसार नायक का गुण। आगे उन्होंने दंडी की ही भांति प्रतिपक्षी यानी जो प्रतिनायक है, जिसको कि हम हल्के शब्दों में गुंडा कह सकते हैं, ठीक है, प्रतिपक्षी को भी नायक के समान गुण वाला माना है। यानी कि जितना नायक का गुण होना चाहिए उतना ही प्रतिनायक का गुण होना चाहिए, तभी जो महाकाव्य है वो शक्तिशाली माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। रुद्रन ने बताया है कि प्रतिनायक के साथ युद्ध में नायक की विजय अवश्य दिखाई जाए, पर वह विजय कष्ट साध्य या कठिन संघर्ष के कारण प्राप्त हो। इसीलिए आप कई बार फिल्म देखते होंगे, चाहे हिंदी फिल्म देखिए, चाहे अंग्रेजी फिल्म देखिए, चाहे आप भोजपुरी फिल्म देखिए, तो पहले जो नायक होता है यानी जो हीरो होता है वो मार खाता है, खूब मार खाता है। इसके बाद दर्शकों के मन में एक संवेदना जागृत होती है कि कहीं हमारा हीरो हार न जाए। लेकिन कुछ देर के बाद हीरो खुद उठता है और फिर प्रतिनायक यानी जो प्रतिपक्षी है उसका जवाब देता है। फिर दर्शकों के मन में एक उत्साह जागृत होता है कि हमारा हीरो अब जीतने वाला है। तो वही बात यहाँ पर रुद्रट भी बता रहे हैं कि जैसा कहानी लिखी जाती है तो उसमें कहानी में रहता है कि नायक की जीत होगी, लेकिन वो जीत बहुत इजीली नहीं होगी। ये आराम से आप जीत जाए। जीत क्या होनी चाहिए? कष्ट साध्य होनी चाहिए, कठिन संघर्ष के बाद प्राप्त होनी चाहिए। वैसे ही आप लोगों के जीवन में भी आना चाहिए। अगर किसी को नौकरी बहुत सरलता से मिल गई, उसको एहसास ही नहीं हुआ कि उसको नौकरी मिल गई, और कुछ लोगों को होती है जिनको नौकरी बहुत कष्ट साध्य और कठिन संघर्ष के बाद मिलती है, तो वो उसके वास्तविक महत्व को समझता है। उसको लगता है कि हमने अपने जीवन में संघर्ष किया और कुछ संघर्ष करके हासिल किया। तो इसको भी आप यहाँ से जोड़कर देख सकते हैं। प्रतिनायक नायक के प्रति असहनशील, आक्रमण के उद्देश्य से नगरावरोध करने वाला, रात्रि काल में स्त्रियों से मंत्रणा करते हुए नायक की योजना को विफल कराने वाला चित्रित हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिनायक नायक के प्रति असहनशील, आक्रमण के उद्देश्य से नगर अवरोध करने वाला हो, रात्रि काल में स्त्रियों से मंत्रणा करते हुए नायक की योजना को विफल करने वाला चित्रित हो। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में उन्होंने प्रतिनायक के बारे में चर्चा की है, यानी कि रुद्रट ने। अगला पॉइंट है रुद्रट का ही महाकाव्य के लिए। महाकाव्य के लिए कथा वस्तु की उत्पाद्या यानी कि काल्पनिकता स्वीकार कर ऐतिहासिक कथानक की अनिवार्यता असिद्ध कर देते हैं। जैसा कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे, तो उन्होंने पद्मावत का जिक्र करते हुए काल्पनिक और ऐतिहासिक अ, तत्वों का उल्लेख किया है कि कुछ पक्ष उसका काल्पनिक है, कुछ ऐतिहासिक है। यहाँ पर देख रहे हैं रुद्रट ने भी उसी टाइप से कुछ बातें यहाँ पर कही हैं कि काल्पनिकता होनी चाहिए, ऐतिहासिक कथानक की अनिवार्यता बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि उन्होंने नायकगत कथा प्रसंग में नागरिकों के जमघट, जनपद, पर्वत, नदी, अटवी, कानन, सरोवर, मरुभूमि, समुद्र, द्वीप, भुवन, युवकों की क्रीड़ा, सूर्यास्त, संध्या, चंद्रोदय, रात्रि, मद्यपान, युवक युवतियों का सामूहिक संगीत एवं श्रृंगार चर्चा के समावेश पर बल दिया है। तो आप देखें, जिसको कि दंडी ने प्रकृति चित्रण कहा था, उसको इन्होंने अलग अलग नामों में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सब भी क्या आ जाएगा? प्रकृति चित्रण में ही आ जाएगा। तो कथा प्रसंग में कुछ कुछ नए चीजों की तरफ रुद्रट ने भी संकेत किया है। रुद्रट ने अति मानवीय, अति प्राकृतिक एवं असंभव घटनाओं के वर्णन को अमान्य ठहराकर महाकाव्य में इनके नियोजन पर असहमति प्रकट की। रुद्रट के बाद विश्वनाथ ने महाकाव्य पर विचार किया, और शुरू में ही हमने बताया था कि इनके द्वारा दी गई परिभाषा काफी लोकप्रिय है। ठीक है, तो क्रमशः आपके दिमाग में भामह, दंडी, रुद्रट, अब विश्वनाथ
के द्वारा दिए गए महाकाव्य के लक्षण बैठ रहे होंगे। विश्वनाथ ने महाकाव्य का लक्षण अत्यंत संतुलित रूप में दिया, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के विचार को समन्वित रूप में प्रस्तुत किया। महाकाव्य सर्गबद्ध हो, यानी कि सर्गबद्ध हो, इसका नायक देवता या कुलीन क्षत्रिय हो जो धीरोदात्त गुण से समन्वित हो। आप यहाँ पर देख रहे हैं आचार्य विश्वनाथ का क्या मंतव्य है कि महाकाव्य सर्गबद्ध हो, सही बात है। इसका जो नायक है वो देवता हो या फिर कुलीन क्षत्रिय वर्ग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खास वर्ण के बारे में यहाँ पर विश्वनाथ ने चर्चा किया है। ब्राह्मण का देखिए शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि कहा गया कि ये कुलीन क्षत्रिय हो और गुण वाला क्या हो, धीरोदात्त गुण वाला। तो आप देख रहे हैं कि सर्गबद्ध नायक के बारे में उन्होंने चर्चा किया, किस टाइप का होना चाहिए और गुण किस टाइप का होना चाहिए। और एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आमा से मिलता जुलता ही विश्वनाथ का भी कोटेशन है कि सर्ग बंधो महाकाव्यम त्रैको नायक असुर तद्वश क्षत्रियो वापि धीरो दात पूरा समय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये कोटेशन आ जाए कि किसका है तो आपको विश्वनाथ का बताना है, लेकिन ध्यान में रखना है क्योंकि सर्ग बंधो से ही भामा की भी शुरुआत होती है। तो इन दोनों कोटेशनों को आप अपने नोटबुक पर अलग अलग ढंग से जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे है कि सभी लक्षणों के आधार पर महाकाव्य की भारतीय दृष्टि से कुछ विशेषताएं यहाँ पर बताई जा सकती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब भी प्रवृत्ति मूलक सवाल आते हैं या फिर डायरेक्ट तथ्यों पर आधारित नहीं हो, यहाँ जहाँ पर हमको संभल कर आंसर देना पड़े, उसके लिए आपको ध्यान में रखना है। तो महाकाव्यों के लक्षण में पहले कथानक पर चर्चा की गई कि महाकाव्य का कथानक काल्पनिक, ऐतिहासिक या पौराणिक या तीनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, यानी कि महाकाव्य का कथानक काल्पनिक हो सकता है, ऐतिहासिक भी हो सकता है या फिर पौराणिक हो सकता है या फिर इन तीनों को मिलाकर भी हो सकता है। दूसरा बताया गया कि इसमें जीवन का चित्रण विराट पटभूमि पर पूरी समग्रता के साथ होता है। कवि महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्र उपस्थित कर उसमें गरिमा एवं उदात्तता का समावेश करता है। उसमें आधिकारिक या मुख्य कथा के अतिरिक्त प्रासंगिक कथा का भी नियोजन किया जाता है। महाकाव्य की एक घटना का अन्य घटना के साथ सहज संबंध हो, यानी प्रासंगिक कथा आधिकारिक कथा के साथ पूर्ण रूप से संबद्ध रहकर उसके विकास में गति प्रदान करे। दोनों का संबंध आरोपित न होकर सहज और सुसंबद्ध हो तथा एक घटना की अन्य घटना के कारण सहज परिणाम के रूप में प्रतीति होती रहे। तो इसीलिए जब भी आप किसी महाकाव्य को पढ़ेंगे तो उस महाकाव्य में कई कहानियां चलती रहती हैं, लेकिन वो कहानियां एक दूसरे से संबद्ध रहती हैं। मैं गोदान के बारे में चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि गोदान को भी किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तो कुछ लक्षण दिखाई पड़े होंगे, इसीलिए उसको महाकाव्य कहा गया है। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो क्या है, उपन्यास है, लेकिन आधुनिक काल में उपन्यास को ही महाकाव्य का नाम दे दिया गया है, जिस पर कि हम कभी आगे बात करेंगे। तो गोदान में आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि कई कहानियां एक साथ चलती हैं, लेकिन एक दूसरे से कहानियां जुड़ी हुई हैं और उनका जो अंत होता है और उनका जो परिणाम आखिर में निकलता है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये नहीं कि एक कहानी चल रही है फिर दूसरी कहानी से उसका कोई तालमेल ही नहीं है। तो इसी में बताया गया कि आधिकारिक रूप से मुख्य कथा के साथ साथ जो भी अन्य समानांतर कथाएं चल रही हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। अगला है कि महाकाव्य में वस्तु व्यंजना के रूप में प्रकृति का सांगोपांग चित्र उपस्थित किया जाए। नदी, पर्वत, आकाश, विवाह, पुत्रोत्सव, जल क्रीड़ा आदि दृश्यों का भी चित्रण रहे। यानी कि महाकाव्य में वस्तु व्यंजना के साथ साथ प्रकृति चित्रण भी इंपॉर्टेंट माना गया है। इसमें अनेक राजनीतिक सामाजिक पक्षों का भी समावेश किया जाए। महाकाव्य में अति प्राकृतिक एवं अति मानवीय घटनाओं का समावेश किया जाए और उनका तदनुकूल पात्रों के साथ संबंध हो। अनेक विषयों के वर्णन में रम्यता, रोचकता, औचित्य का ध्यान रखते हुए कथा वस्तु के साथ उसका संबंध स्थापित किया जाए। महाकाव्य में नाटकीय तत्वों का नियोजन कर पंच संधियों के विधान की व्यवस्था की जाए। जब आप संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें पंच संधियों का चर्चा की जाती है, खासतौर से नाटक के मामले में। अभिज्ञान शाकुंतलम जी इन्होंने पढ़ा होगा, पंच संधियों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इस पर हमने अलग से वीडियो भी बनाया जिसको कि हम आपको कमेंट्स बॉक्स में या फिर इनबॉक्स में लिंक दे देंगे।
तो ये 4-5 विशेषताएं महाकाव्य की बताई गई हैं, उनको आप अपने ध्यान में रखें, जिससे कि प्रवृत्ति मूलक अगर प्रश्न पूछे जाएं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर महाकाव्य की शैली के बारे में बात करें, तो महाकाव्य के शैली पक्ष पर विचार करते हुए आचार्यों ने भाषा की गरिमा, उदात्तता एवं गंभीरता पर विचार किया है। तो ये विचार आप देख रहे हैं कि लोनजाइनस से कहीं न कहीं मिल रहा है। अगर पाँचों उदात्त सिद्धांत को आप पढ़ेंगे, पाँचों पॉइंट्स को, तो उसमें से कुछ-कुछ चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। शैली पर विचार करते हुए पहला पॉइंट है कि महाकाव्य में 8 से अधिक सर्गों का नियोजन किया जाए। इसको ध्यान में रखना आपको कि महाकाव्य में 8 से अधिक सर्गों का नियोजन किया जाए, जो न तो बड़े और न अधिक छोटे हों। सर्गों का नामकरण वर्णित वृत्त के आधार पर हो अथवा नहीं भी हो। ठीक है? वृत्त यहाँ पर छंद बताया जा रहा है कि सर्गों का जो नामकरण है, वो वर्णित वृत्त के आधार पर हो या फिर नहीं भी हो। महाकाव्य में कुल 8 से अधिक सर्गों को रखा जा सकता है। छोटे-बड़े हो सकते हैं। न तो बहुत बड़े हों और न बहुत छोटे भी हों, मतलब मीडियम में। दूसरा पॉइंट बताया गया यहाँ पर, इसका नामकरण वर्ण वस्तु, चरित्र नायक या कवि के नाम पर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो महाकाव्य है, वो या तो विषय वस्तु पर आधारित हो उसका नामकरण, या चरित्र नायक के नाम पर हो, या फिर कवि के नाम पर ही हो। तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे अ महाकाव्य आ गए होंगे। जैसे चरित्र नायक कौन-सा है? रामचरितमानस, ठीक है? रामचरितमानस। इसी तरीके से वर्ण वस्तु या फिर कवि के नाम पर जो भी महाकाव्य होंगे, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है? जैसे कि पद्मावत का हो गया, वो भी चरित्र नायक के रूप में हो गया। इसके बाद वर्ण वस्तु के आधार पे जैसे आप देख रहे हैं कि अ, पृथ्वीराज रासो भी है, वो भी चरित्र नायक के, ज़्यादातर महाकाव्य आपको चरित्र नायक के रूप में, लेकिन वर्ण वस्तु के नाम पर जैसे कि साकेत, आप महाकाव्य के बारे में सुने होंगे। तो साकेत किसी चरित्र नायक के नाम पर नहीं, बल्कि ये जगह के नाम पर है। ठीक है? तो वर्ण वस्तु के रूप में इसको रखा जा सकता है। आगे बात करें कि महाकाव्य में मंगलाचरण का विधान आवश्यक न होकर वैयक्तिक होता है। कवि महाकाव्य के प्रारंभ में आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या नमस्कारात्मक मंगलाचरण का विधान कर सकता है। इसमें खल निंदा एवं सज्जन संसन का भी नियोजन होना चाहिए। तन्नगरी का वर्णन एवं नायक के वंश की परंपरा प्रशंसा प्रारंभ होनी चाहिए। तो आप रामचरितमानस पढ़े होंगे, तो उसमें मंगलाचरण और यहाँ तक कि खल निंदा भी आपको दिखाई पड़ती है। तो एक महाकाव्य जरूर अपने ध्यान में रखिए इन सभी लक्षणों को टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए। आगे है कि महाकाव्य के एक सर्ग में एक ही वृत्त का विधान होना चाहिए, किंतु सर्ग के अंत में बदल ज बदल किंतु सर्ग के अंत में बदल दिया जाए। कहीं-कहीं एक ही सर्ग में अनेक छंद भी प्रयुक्त हो सकते हैं। एक वृत्तमयी रचना में प्रवाह बना रहता है, अतः प्रधानता उसी की होनी चाहिए। अगला है महाकाव्य में नवों रसों का समावेश हो, किंतु श्रृंगार, वीर एवं शांत में से किसी एक की प्रधानता रहे। ये आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखना है कि महाकाव्य में नवों रसों, जबकि भरत की बारी चर्चा की जाएगी तो आप बताएंगे आठों रसों, लेकिन यहाँ पर नवों रसों को माना गया है कि समावेश होना चाहिए महाकाव्य में, लेकिन श्रृंगार, वीर और शांत, इन 3 रसों में से किसी एक रस की प्रधानता हर हालत में होनी चाहिए। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का वर्णन किया जाए। तो जैसे ही मैंने बोला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो आपके दिमाग में 2 शब्द आए होंगे, पुरुषार्थ और चतुर्वर्ग। पर किसी एक को ही महाकाव्य का फल बनाया जाए। जैसे रस, इसमें 2 चीज़ों की चर्चा की गई है, रस और पुरुषार्थ। ठीक है? बताया जा रहा है कि प्रयोग करने के लिए आप 9 रसों को रख सकते हैं, लेकिन ये 3 जो रस हैं, इन तीनों रसों में से किसी एक की प्रधानता होनी चाहिए। इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया जाना चाहिए, लेकिन किसी एक को ही महाकाव्य का फल बनाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि महाकाव्य की भाषा परिनिष्ठित, विविध विषयों का तद्रुप चित्रण करने वाली, प्रसाद गुणमयी एवं रसोचित अलंकारों से सुसज्जित रहे। तो ये पॉइंट है 5। अगला, कुल मिलाकर महाकाव्य की गरिमा के अनुरूप भाषा गंभीर तथा उदात्त हो, उस पर कवि का असाधारण अधिकार रहे। कवि की भाषा प्रसंगानुकूल, कोमल, गंभीर, भव्य एवं क्षुद्र दृश्यों का सफलतापूर्वक चित्रण करने में सक्षम होनी चाहिए। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे,
तो उसमें ये वाला शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है कि इनकी भाषा प्रसंगानुकूल है। इसीलिए क्योंकि आचार्य शुक्ल ने भी इन सारे लक्षणों को अपने दिमाग में रखा है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई विचार अचानक आ गए। और आगे बताया जा रहा है कि इसमें अलंकारों का औचित्यपूर्ण प्रयोग अपेक्षित होता है। उदाहरण के लिए महाकाव्यों के अगर नामों की चर्चा करें तो रामचरितमानस, कामायनी, उर्वशी आदि महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी और भी जितने भी महाकाव्य आपने पढ़े होंगे उनको रख सकते हैं और इन लक्षणों विशेषताओं के आधार पर उनका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये महाकाव्य का पूरा जो भी अर्थ है, लक्षण है, विशेषता है, आपके दिमाग में बैठ गए। आगे हम चर्चा करेंगे खंड काव्य के ऊपर। खंड काव्य के संबंध में संस्कृत के आचार्यों ने अधिक विवेचन प्रस्तुत नहीं किया है। जितना महाकाव्य के बारे में विचार किया है आचार्यों ने, उतना खंड काव्य के बारे में विचार नहीं किया है। रुद्रट और विश्वनाथ ने इस पर विचार किया है। आपने देखा कि रुद्रट ने महाकाव्य पर विचार किया, विश्वनाथ ने भी किया था, और यहाँ पर खंड काव्य में भी इन दोनों ने विचार किया। रुद्रट ने प्रबंध काव्य के महान और लघु रूपों का कथन कर प्रथम को महाकाव्य और द्वितीय को खंड काव्य कहा है। यानी कि रुद्रट ने खंड काव्य महाकाव्य नाम देने के पीछे महान और लघु यानी कि बड़े आकार और छोटे आकार को ध्यान में रखा है। बड़े आकार को उन्होंने महाकाव्य कहा और छोटे आकार को खंड काव्य कहा है। लघु काव्य में चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी एक का निरूपण होता है तथा असमग्र रूप से अनेक रसों का या एक रस का परिपाक होता है। तो जैसा कि बताने का यहाँ पर यही प्रयास किया गया है कि खंड काव्य लघु रूप को लिया गया है यहाँ पर, और इसमें भी महाकाव्य की तरह ही पुरुषार्थ यानी चतुर्वर्ग की बात की गई है। उसमें से जरूरी नहीं है कि सभी का समावेश हो, किसी एक का निरूपण हो सकता है, अनेक रसों को रखा जा सकता है या फिर किसी एक रस का परिपाक हो सकता है। ठीक है, खंड काव्य में प्रथमतः नायक को द्विज, सेवक, सार्थवा आदि के साथ आपदग्रस्त प्रदर्शित किया जाए, उसके बाद उसे सुखी वर्णित किया जाए। इसमें करुण रस अथवा प्रवास विप्रलंब का वर्णन हो या पूर्वानुराग का परिपाक दिखाया जाए। अंत में नायक के अभ्युदय का वर्णन होना चाहिए। खंड काव्य पर चर्चा करते समय एक चीज यहाँ पर आचार्यों ने ध्यान में रखा है कि जो खंड काव्य का नायक है वो द्विज हो, सेवक, सार्थवा आदि के साथ हमेशा दुख की घड़ी में पहले शुरुआत में उसको दुखी दिखाया जाए, आपदग्रस्त दिखाया जाए, बाद में उसको सुखी वर्णित किया जाए। ये नहीं कि पहले वो सुखी है बाद में उसको दुखी दिखाया जा रहा है। इसमें करुण रस यानी कि प्रवास विप्रलंब का वर्णन हो और पूर्वानुराग का परिपाक दिखाया जाए। अंत में नायक का अभ्युदय वर्णन दिखाया जाए। जैसे आपने एक नाटक पढ़ा होगा उत्तर रामचरितम। ठीक है, नाटक के तौर पर आता है, लेकिन उसमें देख रहे हैं करुण रस का इंपॉर्टेंस है। कई बार सवाल भी पूछ लिया जाता है एको रस करुण रस किस रचना के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, तो वो है उत्तर रामचरितम के रचनाकार के संदर्भ में बार बार ये बात आती है। तो खंड काव्य आप देख रहे हैं कि किसी भी विषय वस्तु के एक पक्ष या फिर किसी नायक के जो लघु रूप है उसको विषय वस्तु के रूप में बनाया जा रहा है, और बताया गया कि खंड काव्य में पहले नायक के जो संघर्ष वाले दिन है उसको बताने का प्रयास किया गया, बाद में उसको विजित घोषित किया गया है, यानी कि सब कुछ उसका ठीक चल रहा है। आचार्य विश्वनाथ ने खंड काव्य को जीवन के एक अंश का अनुसरण करने वाला कहा है। जैसा कि हमने भी बार बार बताया आपको, इसके पहले रुद्रट के बारे में सब कुछ था। यहाँ पर विश्वनाथ के अनुसार है कि खंड काव्य को जीवन के एक अंश का अनुसरण करने वाला कहा गया। महाकाव्य में जीवन का वैविध्य चित्रित होता है, पर खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र परिमित कलेवर में प्रस्तुत किया जाता है। इंटरव्यू में इतना भी आप बता देंगे तो आपका बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा कि महाकाव्य और खंड काव्य में यही अंतर है कि महाकाव्य में जीवन का वैविध्य चित्रित होता है, खंड काव्य में जीवन का खंड चित्रित परिमित कलेवर में किया जाता है। खंड काव्य में कवि किसी विशिष्ट घटना का वर्णन करता है जो अपने में पूर्ण होती है। इसमें महाकाव्य की तरह कोई महत् संदेश नहीं होता। कवि स्वच्छंदता पूर्वक जीवन के किसी एक पक्ष का दिग्दर्शन कराकर अनावश्यक दृश्यों का वर्णन नहीं करता है।
खंड काव्य में जीवन का वर्णित अंग मार्मिक एवं चारुतापूर्ण हो। इसमें सर्गों के विभाजन का नियम नहीं रहता और न ऐतिहासिक या पौराणिक कथा के विधान की अनिवार्यता होती है। कवि को काल्पनिक या कवि को काल्पनिक पात्रों या कथानक के निर्माण की पूरी छूट रहती है। और उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि जयद्रथ वध, स्वप्न, मिलन, पथिक आदि खंड काव्य हैं। तो ये यहाँ पर परीक्षक दृष्टिकोण से बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि अगर सवाल पूछ ले जाए कि जयद्रथ वध, जैसे ही मैं बोल रहा तो आपके दिमाग में कवि का नाम जरूर आना चाहिए। स्वप्न, मिलन, पथिक, ये सब क्या है? खंड काव्य के अंतर्गत है। आपको बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि जयद्रथ वध, स्वप्न, मिलन, पथिक किस टाइप के काव्य हैं। बाकी महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में आप समझ गए होंगे, दोनों में क्या अंतर है उसको भी समझ गया। आगे हम चर्चा करेंगे मुक्तक काव्य के ऊपर। मुक्तक काव्य क्या है? जैसे हम रीतिकाल पढ़ेंगे तो उसी समय से मुक्तक शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है। मुक्तक निर्बंध काव्य है जिसका प्रत्येक पद स्वतंत्र एवं स्फुट होता है। जैसे ही आपसे कोई पूछे कि मुक्तक क्या है तो आप कह सकते हैं कि जिसका प्रत्येक पद्य स्वतंत्र एवं स्फुट होता है। इसमें पूर्वापर संबंध का अभाव एवं स्वतंत्र रूप से विषय को व्यक्त करने की पूरी क्षमता होती है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि बिहारी सतसई आपने पढ़ी होगी, बिहारी के दोहों के बारे में आप जानते होंगे। तो उसमें जैसे पढ़ेंगे, पहला पद है मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई। फिर बाद में आप देखेंगे कहत नटत रिझत खीजत मिलत खिलत लजियात। है सारा पद बिहारी सतसई में ही, सारे दोहे बिहारी सतसई में ही है, लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं स्फुट तरीके से। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि मुक्तक जिसका प्रत्येक पद स्वतंत्र और स्फुट हो, उसका पहले और दूसरे से कोई संबंध न हो, स्वतंत्र रूप से विषय को व्यक्त करने की पूरी क्षमता हो, यानी कि प्रत्येक पद अकेला ही चमत्कार उत्पन्न करता हो। और बिहारी सतैया पढ़ेंगे तो उसमें पूरा ऊहात्मक वर्णन किया गया है और आपने पढ़ा भी होगा और इस चीज को महसूस भी कर रहे होंगे। मुक्तक निरपेक्ष छंदों की रचना है जिसमें चमत्कार उत्पादन की शक्ति विद्यमान रहती है तथा इसका प्रत्येक पद रसोद्रेक कराने में पूर्णतः सामर्थ्य होता है। संक्षिप्तता, सरसता तथा निरपेक्ष सत्ता मुक्तक की प्रधान विशेषताएं। इसको ध्यान में रखना है कि मुक्तक की विशेषताओं के बारे में बात करें तो संक्षिप्तता, सरसता और निरपेक्ष सत्ता मुक्त इसकी प्रधान विशेषताएं। और रचनाओं के बारे में बात करें तो बिहारी सतसई, गुंजन, दीपशिखा आदि इसके उदाहरण हैं। तो बिहारी सतसई की चर्चा तो हम भी किए। गुंजन किसकी रचना है आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। और दीपशिखा, ये सब कैसे हैं? मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद है कि महाकाव्य खंड काव्य के बाद आप मुक्तक काव्य के बारे में भी समझ गए होंगे। जब भी आप किताबों में पढ़ेंगे, चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, चाहे स्वतंत्र कवियों को पढ़ेंगे, तो आप इन शब्दों को लेकर बहुत चिंतित नहीं होंगे कि ये मुक्तक क्या होता है। आप समझ गए होंगे मुक्तक का मतलब होता है कि ऐसा पद्य जो कि स्वतंत्र रूप में हो, स्फुट हो, वो अपने आगे पीछे से कोई जरूरी नहीं है कि जुड़ता रहे, अकेला ही चमत्कार उत्पन्न करने वाला हो, और उसमें क्या हो, संक्षिप्तता हो, सरसता हो और निरपेक्ष सत्ता मौजूद हो। ठीक है। और रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाए, बिहारी सतसई, गुंजन, दीपशिखा आदि आपके उदाहरण के तौर पर हो सकते हैं। आगे बात करें गद्य काव्य के ऊपर। गद्य काव्य और आख्यायिका, इसके दो रूप हैं गद्य काव्य के। आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे वहां भी गद्य काव्य का जिक्र किया जाता है, और संस्कृत पढ़ेंगे तो वहां भी गद्य काव्य होता है। ठीक है। अब कथा क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। कथा, कथा का सर्वोत्तम वर्णन भामहकृत काव्य अलंकार में प्राप्त होता है, जिसको हम कथा बोलते हैं। आमतौर पर सत्यनारायण कथा हमारे दिमाग में आ जाती है पूजा पाठ जब होता है तो, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कथा शब्द का उल्लेख सबसे पहले भामह की काव्य अलंकार में मिलता है। उनके अनुसार इसकी रचना संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश किसी में भी हो सकती है। कथा में वक्त्र, अपवक्त्र छंद नहीं रहते और न इसका विभाजन उच्छ्वास के रूप में होता है। इसमें नायक एवं नायिका स्वयं अपना चरित्र नहीं कहता, बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा उसका कथन किया जाता है। ठीक है। तो सामान्य तौर पर कथा के बारे में बताया गया कि इसमें कोई छंद नहीं होता है, इसका महाकाव्य की तरह विभाजन भी नहीं होता है, और इसमें नायक नायिका का भी अपना कुछ स्वयं का अपना चरित्र नहीं होता, बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा इसको सुनाया जाता है, कहा जाता है। तो ये तो सामान्य तौर पर हो गया कथा। देख रहे हैं कथा
कितना छोटा शब्द है, लेकिन इसको कैसे परिभाषित करने का प्रयास भामा ने किया है। लेकिन विश्वनाथ के अनुसार कथा में कहीं कहीं आर्या छंद और कहीं कहीं वक्त्र तथा अपवक्त्र छंद भी होते हैं। तो मुख्य तौर पर आर्या छंद को आप ध्यान में रखिए कि कथाओं में कई बार प्रयुक्त होते हैं। अब ये वक्त्र अपवक्त्र, हमने तो मात्रिक और वर्णिक छंद पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग ढंग के छंद आ रहे हैं, जिसका कि हम इनबॉक्स में आपको अर्थ बता देंगे। इसमें सरस वस्तु गद्य द्वारा विनिर्मित होती है। इसके प्रारंभ में पद्यमय नमस्कार तथा फलादिकों के चरित्र का निबंधन होता है। इसका उदाहरण कादम्बरी, बाणभट्ट कादम्बरी, ठीक है, इसका उदाहरण है। अगर कथा के बारे में चर्चा किया जाए, कई बार यूपी टीजीटी पीजी में सवाल पूछा गया है कि कादम्बरी किस टाइप की रचना है। मैं लिख देगा महाकाव्य, खंड काव्य, कथा, आख्यायिका क्या है, तो अब आपका आंसर होगा वो कथा है। दंडी, विश्वनाथ के बाद दंडी ने भी कथा के बारे में चर्चा किया है। कथा और आख्यायिका के भेदक तत्वों का खंडन कर दोनों को अभिन्न माना है। यानी कि दंडी का मानना था कि कथा और आख्यायिका दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही टाइप की, एक ही है, अभिन्न है। ठीक है, अब आख्यायिका के बारे में बात कर लेते हैं। भामा ने आख्यायिका का लक्षण प्रस्तुत करते हुए निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा, गद्यबद्ध रचना को आख्यायिका कहते हैं। गद्यबद्ध रचना को आख्यायिका कहते हैं जिसके शब्द, अर्थ तथा समास अक्लिष्ट एवं श्रव्य हो। इसका विभाजन उच्छ्वासों में किया जाए और विषय उदात्त रहे। आख्यायिका में नायक अपना वृत्त स्वयं कहे तथा समय समय पर वक्त्र या अपवक्त्र छंदों में भावी घटना की सूचना दी जाए। इसमें कन्या हरण, प्रेमियों का युद्ध एवं वियोग का वर्णन किया जाए तथा कवि के अभिप्राय विशिष्ट कथनों का सन्निवेश हो। यानी कवि यत्र तत्र ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो उसके व्यक्तित्व के परिचायक हो। उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है हर्षचरित। ठीक है, तो आख्यायिका के बारे में बताया गया कि पहले वो गद्यबद्ध रचना हो और इसके शब्द, अर्थ और समावेश अक्लिष्ट एवं श्रव्य हो। इसका विभाजन उच्छ्वासों में किया जाए और विषय उदात्त रहे। आख्यायिका में नायक अपना वृत्त स्वयं कह सकता है, इसीलिए देखे लिखा गया हर्षचरित। और समय समय पर कुछ छंदों का भी प्रयोग घटनाओं की भावी सूचना के बारे में प्रयोग कर सकता है। इसमें कन्या हरण, प्रेमियों का युद्ध और वियोग वर्णन किया जाए और कभी भी जहां भी हो अपने व्यक्तित्व के बारे में कुछ कुछ बताता रहे। ये क्या हो गया, आख्यायिका हो गया। तो आख्यायिका कथा को आचार्यों ने कभी कभी अलग माना है और दंडी नाम के जो आचार्य हैं वो उनका मानना है कि ये दोनों एक ही। तो इसको ध्यान में रखना है। बाकी उम्मीद है कि आज के लेक्चर के माध्यम से आपने महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गद्य काव्य के अंतर्गत कथा एवं आख्यायिका को अच्छे से समझ लिया होगा। अब जब दोबारा आप किताबों को पढ़ेंगे तो ये सभी शब्द आपके सामने से गुजरेंगे, तो आपके दिमाग में इनके अर्थ, लक्षण और विशेषताएं उभर कर आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी के लिए एक बात के लिए धन्यवाद कि आप लोग हमेशा इस चैनल का समर्थन करते हैं। सही को सही और गलत को गलत कहने पर आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए और हम आपकी सफलता में अपना थोड़ा सा योगदान देना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।